दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए हिस्ट्री का टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे। तो फ्रांस के राज्य की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत 1789 में हुई थी और कुछ इतिहासकार 5 मई 1789 को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत की तारीख मानते हैं, क्योंकि इस दिन एस्टेटस जनरल का अधिवेशन शुरू हुआ था। लेकिन इतिहासकारों का एक वर्ग क्रांति की शुरुआत होने की जो तारीख है वो 14 जुलाई 1789 को मानता है, क्योंकि इस दिन बास्तोल का किला नष्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि हम इसकी शुरुआत की कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि 1787 और 1799 के बीच जो घटनाएं हुई थी, इन घटनाओं ने क्रांति की शुरुआत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्रांति की शुरुआती जो बीज है वो फ्रांस के प्राचीन व्यवस्था में स्थित है। अब ये जो फ्रांसीसी क्रांति थी ये मुख्य रूप से असमानता के खिलाफ एक विद्रोह था। अब देखो हुआ क्या था। 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी शहर में सैकड़ों श्रमिकों ने पेरिस में बेस्टिल किले पर धावा बोल दिया था, जिसने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत को बढ़ावा दिया और फिर ये 10 सालों तक चला। इस क्रांति ने फ्रांस में पुराने आदेशों को नष्ट कर दिया, जिसने हर व्यक्ति की स्थिति और अधिकारों को निर्धारित किया। ऐसे श्रमिकों जिन्हें लंबे टाइम तक अधिकारों और विशेष अधिकारों से वंचित रखा गया था, वो बहुत ज्यादा निराश और क्रोधित हो गए थे, क्योंकि उनका मानना था कि उच्च वर्ग उनके लिए कभी भी उचित नहीं हो सकता, और इसलिए उन्होंने बदलाव को बल देने के लिए सत्तारूढ़ आदेशों को चुनौती देने का फैसला किया। अब बेस्टिल जो था वो पुराने आदेश का प्रतीक था और इसका जो पतन था वो घृणित आदेश के पतन का प्रतीक था। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के आम लोगों ने निरंकुश राजा और अमीर और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों के शोषण और दुर्व्यवहार के तरीकों के खिलाफ विद्रोह किया। और जब इन्होंने पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश की, तब क्या हुआ, अल्पसंख्यक जो लोग थे उन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया। तो चलिए अब जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। तो देखो 18वीं शताब्दी में फ्रांस की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा शोचनीय थी, और इस वजह से फ्रांस की जनता में बहुत ज्यादा असंतोष भरा हुआ था, जिसकी वजह से फ्रांस में 1789 में एक महान क्रांति हुई। इसलिए प्रमुख जे स्वेन ने लिखा कि फ्रांस की क्रांति मूलतः फ्रांस की निरंकुश शासन व्यवस्था और तत्कालीन दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, विशेषाधिकारों और नौकरशाही के विरुद्ध थी। इसलिए 1789 फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की जो व्याख्या है वो कुछ खास शीर्षकों के आधार पर की जा सकती है, जैसे सामाजिक कारण, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, अंतर्राष्ट्रीय कारण, साहित्यकारों, विचारकों और दार्शनिकों का प्रभाव, और फिर लास्ट में आते हैं तत्कालिक कारण। तो चलिए एक एक करके सभी कारणों को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में 3 प्रकार के खास कारण आते हैं। पहला है विशेषाधिकार युक्त वर्ग ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, जिसमें फ्रांसीसी समाज को 2 भागों में बांटा गया था। पहला है अधिकार युक्त वर्ग और दूसरा अधिकारहीन वर्ग। अधिकार युक्त वर्ग में पादरी, कुलीन, सामंत जैसे लोग शामिल थे, और इस वर्ग के लोगों को कुछ खास अधिकार प्राप्त थे। ये जो लोग थे ये ज्यादातर विलास प्रिय थे और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे, और ये लोग किसानों का शोषण करते थे और अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में लगे रहते थे। क्योंकि इनका नैतिक पतन हो चुका था, इसलिए वे जनसाधारण का शोषण करते थे। दूसरा कारण है अधिकारहीन वर्ग की शोचनीय दशा। तो ये जो अधिकारहीन वर्ग था इसमें किसान, मजदूर, शिल्पी और मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। इस वर्ग में किसानों की दशा बहुत ही दयनीय, तो मजदूरों की दशा बहुत ही ज्यादा शोचनीय थी, इसलिए मजदूरों और किसानों में बहुत ज्यादा आक्रोश भरा हुआ था। और तीसरा है मध्यम वर्ग में जागृति। फ्रांस के मध्यम वर्ग में व्यापारी, व्यवसाय, शिक्षक, लेखक, वकील, चिकित्सक जैसे लोग शामिल थे। इस वर्ग की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, और इन लोगों पर फ्रांस के दार्शनिकों का बहुत गहरा प्रभाव था। ये जो लोग थे ये पुरातन व्यवस्था को बदलना चाहते थे। हालांकि मध्यम वर्ग के लोगों के पास धन था, योग्यता थी, लेकिन धन और योग्यता के अनुरूप उनके समाज में प्रतिष्ठा नहीं थी, क्योंकि समाज और राजनीति में कुलीन वर्ग का ही बोलबाला था। और ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे ये मध्यम वर्ग के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। इसलिए मध्यम वर्ग के लोगों में कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों के प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश था। तो ये तो हुए सामाजिक कारण। अब हम बात करेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों के बारे में। राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों को हम 3 तरीके से समझेंगे। पहला है निरंकुश राजतंत्र। इसमें फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में राजा सर्वोच्च हुआ करता था, और इनका जो पद था वो वंशानुगत होता था, और उनका दावा देवी अधिकार से शासन करने का था, क्योंकि वो सिर्फ ईश्वर को छोड़कर अपने आप को किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं समझते थे। इसलिए वो शासन में बहुत ही ज्यादा निरंकुश था और उसकी इच्छा ही कानून हुआ करती थी, और इस कानून का उल्लंघन करना प्रजा के लिए देवी आदेश के उल्लंघन करने के समान पाप था। लोगों को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे। राजा किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकता था और उसे अपनी इच्छा अनुसार दंड दे सकता था। तो इस तरीके से राज्य का पूरा जीवन राजा की मुट्ठी में था। दूसरा तरीका शासन व्यवस्था में दोष। फ्रांस की शासन व्यवस्था का कोई लिखित समाधान नहीं था। राजा निरंकुश सम्राट था
और एक हद तक स्टेट जनरल का उस पर दबाव रहता था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रजा का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संस्था का अस्तित्व कैसा था, और ये क्रांति से पहले कोई भी जिंदा व्यक्ति नहीं जानता था। दूसरी ओर सरकारी पदों पर उच्च कुलीन वर्ग के व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जाती थी, फिर चाहे वो उस पद के लिए योग्य ही ना हो। राज्य कोष में धन के संचय के लिए उच्च पदों की बिक्री की जाती थी, इसलिए ऐसे अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे। हर चीज बिकाऊ थी और इस तरीके से प्रशासन में बेईमानी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और यही वजह थी कि फ्रांस की जनता में असंतोष भरा हुआ था। तीसरा प्रकार है न्याय और कानून में एकरूपता का अभाव। फ्रांस में लगभग 400 प्रकार के कानून प्रचलित थे। तो देखो, कोई भी एक ऐसा काम जो कस्बे या जिले में अनुचित माना जाता था, लेकिन उसी काम को बिल्कुल पास वाले कस्बे में उचित या सही माना जाता था। फ्रांस में प्रचलित अलग अलग कानूनों को लेकर वोल्टेयर ने कहा कि किसी व्यक्ति के फ्रांस में यात्रा करते समय सरकारी कानून उसी प्रकार बदलते रहते हैं जिस प्रकार उसकी गाड़ी के घोड़े बदलते हैं, क्योंकि एक ही अपराध के लिए अलग अलग प्रांतों में अलग अलग दंड दिए जाते थे। और इतना ही नहीं, अदालत भी एक जैसी नहीं थी। कहीं सरकारी अदालत थी तो कहीं जागीरदार की अदालत थी, और देश में आजीवन न्यायाधीश भी होते थे जो चोगे वाले सामंत कहलाते थे। और ये जो पद थे ये धन देकर खरीदे जाते थे, इसलिए ये लोग रिश्वत और भारी जुर्मानों से अपनी जेबें भरते थे। न्यायालयों की भाषा लेटिन थी जिसे आम जनता नहीं समझ पाती थी, और इस तरीके से न्याय और कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा दूषित थी। और चौथा तरीका है दोषपूर्ण सैनिक संगठन। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में फ्रांस में सेना का संगठन भी दोषपूर्ण था, क्योंकि इसमें केवल अभिजात वर्ग के व्यक्तियों को ही उच्च सैनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था, और इनमें से ज्यादातर व्यक्ति अयोग्य होते थे। निम्न वर्ग के सैनिकों के लिए उन्नति का कोई भी रास्ता नहीं था। सेना में अयोग्य और भ्रष्ट व्यक्तियों की भरमार थी, जिससे योग्य सैनिकों में असंतोष भर गया था। जिस टाइम पर स्टेट जनरल का अधिवेशन चल रहा था, उस समय नेकर ने कहा था कि हम अपने सैनिक पर विश्वास नहीं कर सकते, और इस तरीके से उस समय की दोषपूर्ण सैनिक व्यवस्था भी क्रांति का एक कारण बनी। अब तीसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में भी कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इस क्रांति को बढ़ावा मिला। जैसे पहला है शासकों की फिजूल खर्ची, दूसरा अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण कर व्यवस्था, और तीसरा है आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए प्रयासों की विफलता। तो पहला कारण देखते हैं, शासकों की फिजूल खर्ची। फ्रांस की क्रांति का कारण तत्कालीन सरकार की आर्थिक स्थिति भी थी। तो देखो, लुई का जो 14वां काल था उसमें क्या था कि फ्रांस है ना युद्ध में व्यस्त था, और इस वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। उसने वर्साई नामक स्थान पर लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से भव्य राजमहल का निर्माण करवाया था, और फिर लुई 15वें ने भी स्थिति को सुधारने की किसी भी तरीके की कोई कोशिश नहीं की। फ्रांस के सम्राट लुई 15वें ने अपनी साम्राज्यवादी नीति और फिजूल खर्ची से राजकोष को खाली कर दिया, और उसकी मूर्खता के कारण फ्रांस को अमेरिका में अपने उपनिवेशों से वंचित होना पड़ा। और फिर लुई 16वें ने भी अपनी विलासिता पर बहुत ज्यादा धन खर्च किया। दूसरा, अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण कर व्यवस्था। फ्रांस की जो कर प्रणाली थी वो बहुत ही ज्यादा अपूर्ण थी। कुलीन वर्ग के पादरियों को कोई कर नहीं देना पड़ता था, और वहीं किसानों को 3 क्षेत्रों में कर देना पड़ता था: राजकीय, सामंतीय और धार्मिक कर। राजकीय कर में संपत्ति कर, आय कर, युद्ध कर देना होता था। यहाँ तक कि राज्य की ओर से शारीरिक श्रम के रूप में कर भी देना पड़ता था। अप्रत्यक्ष कर के रूप में उसे सरकारी दामों पर निर्धारित नमक खरीदना पड़ता था, जिसे गोबल कहा जाता था। और दूसरे प्रकार के करों में सामंत को दिए जाने वाला उपज का एक भाग देना पड़ता था। इस तरीके से किसान की उपज का 4/5 भाग करों के रूप में चला जाता था, और बाकी बचे 20% भाग में उसे प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ता था जिंदा रहने के लिए। और तीसरा, आर्थिक अवस्था को सुधारने के प्रयासों की विफलता। फ्रांस के सम्राट लुई 16वें ने तुर्गो और नेकर को अपना अर्थ मंत्री नियुक्त किया। हालांकि तुर्गो और नेकर ने आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारे उपयोगी सुझाव दिए, लेकिन लुई 16वें ने अपने सामंतों के प्रभाव में आकर उन सुझावों को लागू करने से इनकार कर दिया, और तुर्गो और नेकर को मंत्री पद से हटा दिया, जिसकी वजह से नए करों को लागू करने के लिए लुई 16वें को 1789 में अस्टेट से जिसकी वजह से लास्ट में नए करों को लागू करने के लिए लुई 16वें को 1789 में अस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा, और वहीं से फिर क्रांति का सूत्रपात शुरू हुआ। अब 4th नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय कारण। तो यहाँ तक अभी हमने फ्रांस की क्रांति के 3 कारणों को देख लिया: सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कारणों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय कारणों में पहला कारण था अमेरिकी विद्रोह का प्रभाव। इन्हीं दिनों उत्तरी अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेशों ने इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और फिर 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद इंग्लैंड के अत्याचार से स्वतंत्रता प्राप्त की। तो देखो, अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेशों ने इंग्लैंड के विरुद्ध जो विद्रोह किया था वो किया था 1775 में, और फिर 8 साल के बाद यानी 1783 में
इंग्लैंड के अत्याचार से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध उपनिवेशों की सहायता की और अपनी हार का बदला लिया, लेकिन ये जो बदला था वो खुद उसके लिए घातक सिद्ध हो गया, क्योंकि फ्रांस के खुद सेवक सैनिक अमेरिका में जाकर लड़े थे और फिर लोगों के अत्याचार के विरुद्ध लड़कर उनसे मुक्ति पाते हुए और अपने ही विचारक रूसो और मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांतों को कार्यान्वित होते हुए देखकर फ्रांस लौटे थे। अमेरिका की स्वतंत्रता के युग का असर फ्रांस वासियों पर पड़े बिना न रहा और उनमें भी निरंकुश शासन का अंत करके एक नवीन स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण के लिए उत्साह उत्पन्न हुआ। इसके अलावा जो फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था थी वो वर्षों से खराब चली आ रही थी, क्योंकि इस युद्ध के भारी खर्चे से वो ऐसी बिगड़ी कि बहुत सारी कोशिशों के बाद भी वो सुधर नहीं पाई और फिर लास्ट में जाके क्रांति की शुरुआत का तत्कालीन कारण बन गई। दूसरा, इंग्लैंड का प्रभाव। सन 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में वैधानिक शासन की स्थापना हो गई थी और फ्रांस का दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू इंग्लैंड के वैधानिक शासन से बहुत ज्यादा प्रभावित था। उसने लॉक के शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत को भी स्वीकार किया। इसके अलावा रूसो भी लॉक से प्रभावित था। फ्रांस के अर्थशास्त्री इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री स्मिथ से भी बहुत प्रभावित थे। दूसरी ओर इस समय आयरलैंड में बड़ा असंतोष चल रहा था। आयरलैंड वासियों ने इंग्लैंड के विरुद्ध आंदोलन करके सन 1769 में और 1782 के बीच पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त कर ली थी, जिससे फ्रांसीसी बहुत प्रभावित हुए और फिर उन्होंने भी निरंकुश शासन के विरुद्ध संघ करने का निश्चय कर लिया। अब पांचवा कारण है साहित्यकारों, विचारकों और दार्शनिकों का प्रभाव। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू खुद कुलीन था और बोधो के पार्मा का न्यायाधीश था। उसने विदेशों में बहुत भ्रमण किया था और इंग्लैंड में कुछ वर्ष तक रहकर वहां के विधान का अच्छी तरह अध्ययन किया था। मॉन्टेस्क्यू ने वैधानिक समस्याओं का गंभीर अध्ययन किया, जिसका निचोड़ उसने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज में बताया। उसने राजा के देवी अधिकार के सिद्धांत और पुरातन संस्थाओं की पवित्रता के दावे का खंडन किया और इसके साथ ही उसने फ्रेंच संस्थाओं और रीति रिवाजों की बड़ी व्यंग पूर्वक कड़ी आलोचना की और फिर इंग्लैंड की संस्थाओं से उनकी तुलना करके उन्हें है बताया। उनका ये कहना था कि इंग्लैंड में शासन राजा का निरंकुश एक तंत्र नहीं, बल्कि जनता के प्रतिनिधित्व की सभा के द्वारा मर्यादित एक तंत्र था। उन्होंने ये भी बताया कि जनता की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि शासन की अलग अलग शक्तियों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में दी जाए। इसके बाद दूसरे विचारक है वोल्टेयर। वोल्टेयर एक उच्च कोटि के लेखक, दार्शनिक और इतिहासकार थे। वोल्टेयर को हर तरीके के अत्याचार से चिढ़ थी, क्योंकि उसके आक्रमण अत्याचार, अन्याय, असहिष्णुता और अंधविश्वास पर होते थे। लेकिन मेन चोट कैथोलिक के चर्च पर हुई, जिसे वह अंधविश्वास और असहिष्णुता का गढ़ और विचार स्वातंत्र्य का कट्टर शत्रु मानता था। वो हर तरीके की वस्तु को बुद्धि की कसौटी पर कसने और इस प्रकार पूरी उतरने पर ही ग्रहण करने पर जोर देता था। और तीसरा विचारक है रूसो। रूसो फ्रांस में सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाला व्यक्ति था। रूसो का जो मेन ग्रंथ था वो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस बुक का जो शुरुआती वाक्य है वो ये है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ था, परंतु वह सर्वत्र श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ है। मतलब रूसो के अनुसार समाज का निर्माण व्यक्तियों के समझौते से हुआ है, क्योंकि उनके अनुसार वर्तमान व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, क्योंकि इसमें विशेष अधिकार युक्त वर्ग को अनुचित लाभ प्राप्त होता है। उनका सिद्धांत था कि जनता ही सर्वोपरि है और पूरी सत्ता उनके हाथ में है, किसी एक व्यक्ति या वर्ग के हाथों में नहीं है। सारे व्यक्ति स्वतंत्र और समान हैं और शासन का मुख्य कार्य प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। सार्वभौम सत्ता जनता की इच्छा में निहित है और वह राज्य के कानून में व्यक्त होती है। जनता की इच्छा हमेशा सही होती है और हर व्यक्ति को उसका पालन करना चाहिए। और अब लास्ट में बात करते हैं तत्कालिक कारणों की। फ्रांस के सम्राट लुई सोलवे ने देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ योग्य अर्थ मंत्री नियुक्त किए, जिसमें तुर्गो, नेकर और केलोन कुछ खास थे। लेकिन सामंतों और दरबारियों के प्रभाव में आकर लुई सोलवे ने तुर्गो, नेकर और केलोन के सुझावों को कार्यान्वित नहीं किया। इसलिए फ्रांस की सरकार ने नए कर लगाने का निश्चय किया, लेकिन पेरिस के पार्लियामेंट और जनता ने नए करों का विरोध करना शुरू कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि नए करों को लगाने के लिए स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया जाए। और फिर लास्ट में हार कर लुई सोलवे को 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा और फिर वहीं से शुरू हुआ फ्रांस की राज्य क्रांति का सूत्रपात। अब इस क्रांति की ओर ले जाने वाली कुछ खास घटनाएं थी, जैसे स्टेट जनरल की बैठक। जब राजा को धन चाहिए था तो उसने केवल तीसरे स्टेट्स के करों में वृद्धि की, क्योंकि पुराने आदेश के मुताबिक पहले 2 स्टेट्स को टैक्स नहीं देना होता था। 1780 के दशक में राजा को बहुत ज्यादा वित्तीय समस्याएं थी, इसलिए राजा क्या चाहते थे, उच्च संपदाओं पर कर लगाकर जो वित्तीय समस्याएं थी उनका समाधान करना चाहते थे। उस समय फ्रांस में केवल एक विशेष संस्थान थी जिसमें सभी स्टेट्स के प्रतिनिधि थे और ये स्टेट्स के जनरल मतदान कर सकते थे और सभी करों को बढ़ाने का निर्णय ले सकते थे। हालांकि ये केवल राजा के आदेश पर ही हो सकता था। 175 सालों तक किसी राजा ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि वे देश के शासन में प्रजा को कोई अधिकार नहीं देना चाहते थे। और जब राजा लुई सोलवे ने उच्च संपदाओं पर कर लगाना चाहा
तो उन्होंने उन्हें संपदा जनरल की बैठक बुलाने के लिए मजबूर किया। और फिर जब अस्टेट जनरल ने मुलाकात की तो अलग अलग अस्टेट्स ने तर्क दिया कि मतदान प्रक्रिया कैसे काम करेगी, क्योंकि तीसरे अस्टेट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले पूंजीपति दूसरे अस्टेट्स के समान अधिकार चाहते थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि दूसरा अस्टेट्स उन्हें ये कभी भी करने नहीं देगा। इसलिए उन्होंने अपना एक समूह बनाने के लिए अलग हो गए। दूसरी घटना है नेशनल असेंबली। अब जो नया समूह बना उसे नेशनल असेंबली कहा गया और इसका लक्ष्य था फ्रांस के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना जिसमें तीसरे अस्टेट्स को भी मताधिकार प्राप्त हो सके। अब जब दूसरे अस्टेट ने इसे पुराने आदेश को खत्म करने की कोशिश के रूप में देखा तो उसने राजा को नेशनल असेंबली को कुचलने के लिए मजबूर किया और राजा ने भी ऐसा करने का वचन दे दिया। तीसरी घटना है बेस्टिल का तूफान। अब जब नेशनल असेंबली का गठन किया गया तो किसानों और शहर के श्रमिकों को ये उम्मीद थी कि ये पुराने आदेश को बदल देगा और उनके अपने जीवन में सुधार करेगा। और जब राजा ने सभा को कुचलने की धमकी दी तो उन्होंने महसूस किया कि दूसरा अस्टेट्स बदलाव का विरोध करेगा। इसलिए उन्होंने मामलों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया और 14 जुलाई 1789 को पेरिस के सैकड़ों शहरी श्रमिकों ने बेस्टिल नामक किले और जेल पर धावा बोल दिया। उन्हें लगा कि किला हथियारों से भरा है और वो खुद को हथियार बंद करना चाहते थे। किला पुराने आदेश का प्रतीक था और जब जनता ने उस पर कब्जा कर लिया तो ये पुराने आदेश का अंत का संकेत था। और फिर बेस्टिल के तूफान के साथ आधिकारिक तौर पर फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। अब इस क्रांति में पहला मध्यम चरण आता है जो 1789 से 1791 तक चलता है। फ्रांसीसी क्रांति दमन से मुक्ति और फ्रांस में सभी लोगों की समानता के लिए एक लड़ाई थी और इसमें क्रांतिकारियों का आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भाईचारा का था। क्रांति की घटना 10 सालों में हुई और इन्हें 3 चरणों में विभाजित किया गया। पहला जो एक मध्यम चरण था जब हासिल किए गए बदलाव इतने बड़े नहीं थे और बहुत ज्यादा हिंसा नहीं हुई थी, और दूसरा चरण जो था वो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी था जिसमें बदलाव हो रहे थे और बहुत ज्यादा हिंसा थी। गिलोटीन पर अभिजात वर्ग के सदस्यों के साथ साथ राजा और रानी के सिर काट दिए गए थे। जिसने भी सरकार का समर्थन नहीं किया उसे मार दिया गया। ये चरण तब खत्म हुआ जब इस आतंक के शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को मार दिया गया। और तीसरा और अंतिम चरण पहले चरण की तरह मध्यम था और ये चरण तब खत्म हुआ जब नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता हत्या ली और फ्रांस को एक शक्तिशाली और आक्रामक साम्राज्य में बदल दिया। गांव में किसानों ने अभिजात वर्ग के घरों को जला दिया, इसलिए अपने जीवन के डर से अभिजात वर्ग देश को छोड़कर चला गया। इसलिए इस घटना को द ग्रेट फेयर कहा जाता है। अब फ्रांसीसी क्रांति का पहला चरण तब शुरू हुआ जब शहरी जनता ने बेस्टिल पर धावा बोल दिया। बेस्टिल की रखवाली करने के लिए कुछ सिपाही उनके साथ हो लिए और उन्होंने किले पर अधिकार कर लिया और वहां पर कैद हुए बंधुओं को छुड़ा लिया और बंदी गृह के अधिकारी को मार दिया। अब जब ग्रामीण इलाकों के किसानों ने ये सुना कि पेरिस में क्या हुआ है तो फिर वो भी क्रांति में शामिल हो गए। ऐसा उन्होंने अपने जमींदारों के मनोर घरों को जलाकर और सामंती रजिस्ट्रों को नष्ट करके किया। ये रजिस्टर किसानों और उनके जमींदारों के बीच सामंती संबंधों के कागज पर एकमात्र प्रमाण थे और जब वो नष्ट हो गए तो नेशनल असेंबली के लिए दूसरे और स्टेट्स के सामंती अधिकारों को खत्म करना आसान हो गया। फिर 26 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा को तैयार करके एक नया संविधान बनाना शुरू किया और इसमें मानव अधिकारों और लोगों पर कैसे शासन किया जाना चाहिए के उदारवादी विचार शामिल थे। लेकिन राजा अभी भी निरंकुश शासक था और घोषणा को अमल में लाने से पहले राजा को इसे स्वीकार करना पड़ा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था जब तक कि नाराज जनता वर्साय में उसके महल की और ये मांग करने के लिए मार्च नहीं करती कि वह घोषणा को स्वीकार करता है। इस डर से कि वे बेस्टिल की तरह महल को अपने कब्जे में ले लेंगे, उसने जल्दी से मान लिया और मांगों को स्वीकार कर लिया। इधर कई सामंतों ने भी तृतीय अस्टेट्स की मांगों को स्वीकार कर लिया था और अपने सामंती अधिकारों को छोड़ दिया था। और जिन लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया वो अपनी जान के डर से देश को छोड़कर जाने लगे, क्योंकि ये लोग जो थे ये अपने विशेष अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो पहला चरण 1791 में समाप्त हुआ जब बुर्जुआ वर्ग की नेशनल असेंबली सत्ता में थी। अब उनके द्वारा किए गए कुछ बदलाव जो थे वो इस तरीके से थे। पहला, द्वितीय अस्टेट्स ने अपने विशेष अधिकार खो दिए थे। दूसरा, बुनियादी मानव अधिकार जैसे स्वतंत्रता और समानता का अधिकार स्वीकार किए गए। तीसरा, चर्च ने भी अपने विशेष अधिकार खो दिए। दशमांश देना बंद कर दिया गया और चर्च की जमीन लेकर उसे बेच दी गई। चौथा, राजा ने अपनी पूर्ण शक्ति खो दी। पांचवा, अब हर कोई कानून के सामने समान हो गया और उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिल गया। और छठा, 25 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मतदान देने का अधिकार मिल सकता था, लेकिन इन अधिकारों को प्राप्त करने से पहले उन्हें एक निश्चित राशि अर्जित करनी पड़ती थी। तो अब यहाँ पर इन सब व्याख्या से, इन सब घटनाओं से, इन सब कारणों से हमें ये स्पष्ट होता है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति सामाजिक असमानता के खिलाफ एक विद्रोह थी जो समाज में सभी प्रकार के विशेष अधिकारों और गंभीर असमानताओं से पैदा हुई थी।